आज हमारे साथ शाहलट में चर्चा में है मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष भाजपा पार्टी से सुधीर सैनी जी। चर्चा होगी 2024 के चुनाव पर। 2024 का चुनाव मुजफ्फरनगर में यूं तो लगातार 2 बार बीजेपी ने अपने पाले में रखा है, लेकिन आने वाला जो 2024 का चुनाव है, क्या है उसकी तैयारी, कौन होगा प्रत्याशी और किस तरीके का पार्टी का चल रहा है, जो अंदरूनी गतिविधियां हैं कि 2024 के चुनाव को क्या कितनी चुनौतियों भरा मान रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी से आज बात करने वाले हैं। क्योंकि दर्शकों की काफी रिक्वायरमेंट है कि अभी तक बीजेपी का कोई भी ऐसा मोमेंट सामने नहीं आया कि 2024 की तैयारी चल कैसे रही है। जी अध्यक्ष जी, शालट में आपका स्वागत है। जी, 2024 का चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जो हमारी गतिविधियां हैं, संगठनात्मक गतिविधियां हों और चाहे 2024 के चुनाव को लेकर के जो भी हमारे योजनात्मक पक्ष हैं, उन पर लगातार काम चल रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मूड में है और हमारी तैयारी पूर्ण है। कल हमारे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन महावीर चौक पर कल होगा 31 तारीख में और हम पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल होता है और भारतीय जनता पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बना के भेजेगी, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जिसको भी प्रत्याशी बना के भेजेगी, वही उसके लिए हम ये समझो कि उसको ही हम चुनाव लड़ाएंगे जब भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी चुनाव संचालन समितियां बन चुकी हैं, हमारी लोकसभा की चुनाव संचालन समितियां बन चुकी हैं, हमारी विधानसभा की चुनाव संचालन समितियां बन चुकी हैं, हमारे लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी, विधानसभाओं के संयोजक सब हमारे घोषित हो चुके हैं। सब हमारे काम कर रहे हैं। हमारी संगठन की जो गतिविधियां हैं, बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख तक का हमारा गठन पूर्ण हो चुका है और सब हमारी बूथ समिति सारी सक्रिय हैं। अभी मन की बात का कार्यक्रम कल माननीय प्रधानमंत्री जी के 109वां एपिसोड हुआ है, जिसमें हमारे जिले के अंदर 97.6 बूथों पर मन की बात का कार्यक्रम हुआ है। यानी कि हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सक्रिय है और हम अभी आगामी 6 से 11 के बीच, 4 तारीख से 11 के बीच में गांव चलो अभियान लेकर के जा रहे हैं और प्रत्येक गांव में हम अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मोदी जी के द्वारा जो दी गई हैं जनता के हित के लिए, उन सबको लेकर के जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे भी मिलेंगे और जो अभी तक उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लेने से अछूते रह गए हैं, उनको भी मिलकर उनको लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर का जो अब की बार चुनाव है, क्योंकि मेरे ख्याल से 6 विधानसभाओं में एक ही विधानसभा आपके पास रह गई है, तो शायद मेरे ख्याल से और फिर दूसरी तरफ बड़ा महागठबंधन होने जा रहा है, तो उससे मुकाबला तो क्या किस तरीके से मानना है? जितना बड़ा गठबंधन 2019 में हुआ था, इससे बड़ा गठबंधन कोई हो नहीं सकता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी। उस समय सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस सब मिलकर के लड़े थे और उस समय भी हमने चुनाव जीता था। और रही विधानसभा की बात, विधानसभा के मुद्दे, विधानसभा का चुनाव दूसरा है और उस समय से लगा के जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे पानी अब बहुत बह चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार इतना काम कर चुकी है कि प्रत्येक जन जन इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है वो हम पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले में बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। जैसे कि 2022 के चुनाव की आपने चर्चा की है, तो 2022 के चुनाव के बाद में उपचुनाव भी हुआ है खतौली सीट पर, वो चुनाव भी आप लूज कर गए थे। वो भी 2022 में ही हुआ था और मैं मानता हूं कि वो जो 2022 का उपचुनाव था, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो प्रत्याशी की हार थी। प्रत्याशी का अपना मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी हमारे थे वहाँ, उन प्रत्याशी के लोग विरोध में कुछ थे उनकी भाषा के हिसाब से, इस कारण से कहीं ना कहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी किसी वोट में कोई अंतर नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी का केवल वोट बैंक डलने में कम हुआ था, इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वोट कहीं दूसरी पार्टी को नहीं पड़ा था। बात आपने एक प्रत्याशी की जुबान की और पूर्व में विधायक भी रहे, मंत्री रहे, अभी कुछ दिनों पहले आप पर भी बड़ा कटाक्ष किया विक्रम सैनी जी ने। उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो उनका स्तर है बोलने का, उनका व्यवहार है, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा, 2024 के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है लगभग,
और मुजफ्फरनगर में आप ये भी माने कि प्रत्याशी जो यहाँ लेकिन जो 2 बार के सांसद हैं संजू बालियान जी और मिनिस्टर भी हैं, तो क्या अब की बार उनका टिकट नहीं रहेगा यहाँ पे? निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि वही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 10 साल में जो उन्होंने काम किए हैं, जिस प्रकार से मैं समझता हूं कि पूरे जिले के अंदर चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके इस जिले के अंदर 70 छोटे बिजली घर और 12 से 13 बड़े बिजली घर बनवाने का काम हो, बिजली की व्यवस्था सुधारने का मामला हो, जो पूर्व में 2 से 3-4 घंटे बिजली मिलती थी, आज ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे सुचारू रूप से, और नगरीय क्षेत्र में जिला स्तर पर 24 घंटे बिजली लगातार मिल रही है। चाहे ये मामला हो, चाहे रेलवे का दोहरीकरण हो, चाहे रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो, और चाहे इस जिले के अंदर जो 2014 से पहले जिस प्रकार से बात बात पर सांप्रदायिक दंगे होते थे, जिस प्रकार कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जिस प्रकार से अखबार का पन्ना पहला खोलते ही लूट अपहरण, चैन स्नैचिंग, रोड रोल रफ की घटनाओं से अखबार भरे रहते थे, जिस प्रकार सरेआम बेटियों की दुपट्टे सड़कों पर छीने जाते थे, कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, ये सब आप देखते हैं। लेकिन माननीय संजीव बालियान जी के बनने के बाद इस जिले के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण है, एक भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ है। सब सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी हो, सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं। और आज जिले का माहौल का ही कारण है कि आप जब जिले के अंदर घुसते हैं तो आपको अच्छे अच्छे होटल्स, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट ऐसे मिलते हैं कि दूर से आने वाले लोग भी आज मुजफ्फरनगर में रुक करके यहाँ का भोजन लेकर के जाते हैं, जो 2014 से पहले शीशे बंद कर कर अपनी गाड़ियों के आगे निकल जाते थे। तो ये जो परिवर्तन हुआ है और ये जो आज पूरे जिले का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जहां सरकार की देन है, तो यहाँ जिला मुजफ्फरनगर के अंदर माननीय संजीव बालियान जी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और संजीव बालियान जी आज जन जन के नेता यहाँ बन चुके हैं। उनका व्यवहार, उनका लोगों से संपर्क, लोगों के बीच में लगातार रहना, उनका लगातार प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में लगातार लोगों के घरों तक उनका संपर्क है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी निश्चित रूप से उनके नाम पर ही विचार करेगी। बिल्कुल अध्यक्ष जी, आपने बात सही कही है, लेकिन अभी आपने लगातार देखा होगा कि एक चीज को लेकर किसानों में बड़ा रोष है मुजफ्फरनगर में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की कि आवारा पशुओं पर आखिर अब तक लगाम क्यों नहीं लग पाई? देखो, निश्चित रूप से लगातार समस्या आई जब गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा, तो जो लोग लगातार ये कहते थे गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का माता है, जिन लोगों ने लगातार मांग करने का काम किया कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार आने के बाद प्रतिबंध लगा। लेकिन उन्हीं लोगों ने कहीं न स्वार्थ में अपने पशु छोड़ने शुरू किए। समस्या आई तो सरकार ने लगातार काम करने का काम किया। पहले हमने जिले स्तर पर, और उसके बाद तहसील स्तर पर, और फिर हमने ग्राम प्रधानों को भी कहा है कि जगह देख करके गौ आश्रय केंद्र खोलिए। ये गौ आश्रय केंद्र खोल करके हमने गोवंश को वहां भेजने का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जब समस्या बनी हुई है, तो अपने जनपद में कमेड़ा में इस प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला और सबसे मॉडर्न गौशाला जो 73-74 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, वो बनकर तैयार हो चुकी है। और निश्चित रूप से ये आवारा पशुओं का जो मामला है, हम अभी 2-3 दिन बाद ज्यादा से ज्यादा जैसे ही सर्दी कम होगी, पर इन पशुओं को ले जाना वहां गौशाला में शुरू करेंगे। और प्रत्येक गांव से, प्रत्येक शहर के प्रत्येक वार्ड से जहां भी आवारा पशु हैं, उन सबको हमारी सरकार के द्वारा ले जाकर के गौशाला में उनके रहने सहने की व्यवस्था का पूर्ण प्रबंध किया जाएगा। कोई भी पशु, मैं समझता हूं कि फरवरी के बाद, 28 फरवरी के बाद कोई भी पशु पूरे जनपद में आवारा पशु आपको घूमता नहीं मिलेगा। भाजपा के जिलाध्यक्ष सैनी साहब ने जो चर्चा के दौरान बड़ी बात कही आज चैनल पे, शाहलट पे, कि 28 तारीख के बाद में आवारा पशु आपको सड़कों पर दौड़ता नहीं मिलेगा, तो ये बड़ी बात होगी जो अध्यक्ष जी ने की। अध्यक्ष जी, अब जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में भी क्या कुछ इस तरीके के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, तो क्या उन पर कुछ काम हो रहा है? जिस तरह क्या नाम बिहार में आपने अभी अमित शाह जी का बयान था कि किसी भी रूप में बिहार के जो नीतीश जी हैं उनके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, और दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। लेकिन अचानक से इतना सब कुछ हो गया, और मतलब अभी ज्यादा पुराना भाषण नहीं है, आपने देखा होगा। ये खेला शब्द का प्रयोग विपक्षियों का शब्द है, ऐसा शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन मैं मानता हूं कि जनता अपना निर्णय स्वयं लेती है, समय के हिसाब से, मुद्दों के हिसाब से, और इस आधार पर जनता अपना निर्णय लेती है। और माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से
केवल देश के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं किया, देश के अंदर ही शिक्षा के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मैं समझता हूं कि अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कों का जाल हो, हवाई अड्डे हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो, स्वच्छ जल देने की बात हो, और जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, जन धन से लेकर आयुष्मान भारत तक, वो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की बात हो। निश्चित रूप से इस कारण से आज पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के साथ है। इस कारण से ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन जनता का परिवर्तन है। और जब नेताओं को लगता है कि जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, तो उनको भी इस कारण से अपना पाला बदल कर आना पड़ता है। इसीलिए माननीय नीतीश जी का भी इसी कारण से, क्योंकि जब जनता भाजपा को चाहती है तो वो भी इस तरफ आए। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपने कहा है अभी कि जिस तरीके से जो विपक्ष में थे कल, लेकिन वो सोचने पे मजबूर हो गए कि मोदी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं मुमकिन है कि फिलहाल भाजपा में जाया जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि अगले दिन ही दूसरी बात हो गई कि लालू के यहाँ ईडी पहुंच गई। लोग कह रहे हैं कि मतलब जब तक ये चल रहा था कि नीतीश जी नहीं आए थे तब तक तो ईडी नहीं पहुंची, लेकिन आज जो ईडी के 10 तक वहां पहुंचे तो इससे बड़े बौखलाए हुए हैं विपक्ष। इसमें दीदी क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने जब सत्ता ग्रहण की थी, तो उन्होंने जहां ये कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि न तो खाऊंगा और न खाने दूंगा। और ये किसी भी प्रकार की बातें करें, चाहे वो किसी भी मौके की बात कहें कि इस कारण से आज ईडी आ गई है, लेकिन कारण ये नहीं है। कारण केवल ये है कि जिन जिन लोगों ने भी इस देश की संपदा को लूट लूट कर अपनी जेब में भरने का काम किया है, उन सब पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्रवाई होगी। और उसी कार्रवाई के तहत केवल कल ही नहीं, ईडी लगातार अपना काम कर रही है, और लगातार कहीं ना कहीं जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो चलते हुए, जहां भी उनको छापा मारने की आवश्यकता होती है, जो भी जिन जिन लोगों ने भी इस देश की संपदा को लूटा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार चल रही है। इसी क्रम में ये कार्रवाई है, और इस देश की जनता जानती है कि किन किन लोगों ने भ्रष्टाचार करके, घोटाले करके इस देश की संपदा को लूटने का काम किया है, और उसी के तहत ये कानूनी कार्रवाई उनके उनके लिए हो रही है। विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि अगर भाजपा में ज्वाइनिंग हो जाए तो उसके बाद में ईडी की जो तसल्ली हो जाती है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि विपक्ष की सरकारें 50 से 55 साल तक जब इस देश के अंदर रही हैं, तो उन्होंने केवल और केवल घोटाले और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया। इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को अगर गरीब और कंगाल देश की श्रेणी में कहीं खड़ा करने का काम हुआ था, अगर इस देश को विश्व के लोगों की नजरों में एक सपेरों का देश कहा जाने लगा था, तो ये उन्हीं लोगों के कारण हुआ था, जिन लोगों ने इस देश की संपदा को लूट लूट कर अपनी जेब में भरा, और जो लोग ये आजादी से लगाकर आज तक 50 से 55 साल तक इस देश की सत्ता में रहे। इसलिए वो लोग मुद्दा विहीन है, क्योंकि जब वो सत्ता में रहे तो वो इस देश के विकास के लिए, इस देश की जनता के कल्याण के लिए कोई भी योजनाओं को सुचारू रूप से, निष्पक्ष रूप से लागू कर नहीं पाए। और आज जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक योजना को पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हो रहा है, आज इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सरकार का, जहां सामूहिक रूप से चाहे शिक्षा हो, रक्षा हो, चिकित्सा हो, इनका लाभ मिल रहा है, वहीं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लाभ भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस देश का किसी ना किसी रूप में इस देश की सरकार का लाभार्थी है, चाहे उसको वैक्सीन का टीका ही लगा हो मुफ्त में। लेकिन इस कारण से जिस प्रकार की मैं समझता हूं कि जवाबदेही सरकार इस समय केंद्र और प्रदेश की चल रही है, उसी का कारण है कि आज जनता सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें मानने होती जी? निश्चित रूप से हमने 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और 80 की 80 सीटों को जीतने का हमने टारगेट रखा है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता, और निश्चित रूप से माननीय योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व, निश्चित रूप से हम इस प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने में सफल होंगे, क्योंकि ऐसी कोई सीट नहीं है जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना कभी जीता ना हो। और इसीलिए आज जिस प्रकार से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता उत्साह में है, और जिस प्रकार से हमने बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ देने का काम किया है, जिसके उसी कारण से वो लाभार्थी सारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के आज 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह उत्तर प्रदेश में आपके मुजफ्फरनगर में ही आपने खतौली अपने हाथ से गंवा दी सरकार होते हुए भी, उसी तरह राजस्थान में सरकार आपकी बनी,
और बहुत अच्छी मतलब बढ़िया जीत हुई आपको मुबारकबाद है उस चीज की शाहलट परिवार की ओर से कि आपने अच्छी जीत दर्ज। लेकिन चंद दिनों के बाद में एक दूसरा मैटर सामने आया कि एक सीट आपने गंवा दी। क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि कारण यह है कि बहुत सारी सीटें, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी हम लगातार सत्ता में है, देश की सत्ता में भी है, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि हम अभी भी पूर्ण रूप से देश की सभी सीटों पर हमारा प्रभाव है। कहीं न कहीं कुछ सीटें अभी रह गई होंगी, कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए होंगे, जिनके संपर्क में हम अभी तक पूर्ण रूप से आत्मीयता का संबंध उन लोगों से नहीं बना पाए होंगे। तो ऐसी स्थिति में वो सीट जा सकती है और लगातार हम उस पर प्रयास करेंगे और कल हम उनसे आत्मीयता का संबंध बना करके कल को उस सीट को फिर जीतेंगे। देश में कितनी बार? निश्चित रूप से मैं ये मेरा 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 मानना यह है कि बहुत सारी बात लोग करते हैं, लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूं कि निश्चित और निश्चित रूप से पहली बार जितनी हमको सीट मिली थी, उससे ज्यादा सीटों के साथ इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के अंदर सरकार बनेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारे साथ चर्चा में मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष बीजेपी से सैनी साहब ने जो चर्चा की और चर्चा के दौरान बड़ी मजबूती से जो शाहलट के साथ में की गई है, तो वो बड़ी बात है क्योंकि और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है। जैसे कि अब की बार कुछ ज्यादा लोगों की आशंका ये लग रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन अध्यक्ष जी ने अपने आप को संभालते बड़ी बात कही है क्योंकि बड़े मौजिज पद पर विराजमान है मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष है भाजपा पार्टी के। तो बड़ी बात हो जाती कि अब की बार जो पूर्व में अच्छी एक सफलता हासिल की थी, उससे भी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है भाजपा। आप देख रहे हैं शाहलट में कैमरामैन समीर मलिक के साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट।